सुंदर वन का एक कोना। बेला बकरी घास चर रही है और उसका पति भोला अपनी नन्ही बच्ची मुन्नी के साथ खेल रहा है। तभी चंदा लोमड़ी वहाँ से गुजरती है। देखो तो इन गरीबों के ठाठ, 2 कौड़ी की बकरी है और ऐसे हंस रही है जैसे पूरे जंगल की रानी यही हो। मेरा कलेजा जलता है इनकी खुशी देखकर। चंदा लोमड़ी मुस्कुराते हुए बेला के पास जाती है। अरे बेला बहन, बड़ी प्रसन्न लग रही हो आज। क्या बात है, भोला भाई ने कोई विशेष घास खिला दी क्या? नमस्ते चंदा बहन, खुशी के लिए किसी विशेष चीज की जरूरत नहीं होती। मेरा परिवार साथ है, मुन्नी खेल रही है, बस मेरे लिए यही स्वर्ग है। चंदा जी, आप सुनाइए, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? सुना है राजा शेर खान के दरबार में आजकल आपकी बड़ी पूछ परख है। पूछ परख? अरे भोला भाई, राजा साहब तो मेरे मशवरे के बिना पानी का घूंट भी नहीं पीते। खैर, मैं तो बस घूम रही थी। वैसे संभल कर रहना, जंगल के हालात ठीक नहीं है, सूखा पड़ने वाला है। चंदा वहाँ से निकलकर सीधे सेनापति कालू भेड़िए के ठिकाने पर पहुँचती है। ओ सेनापति कालू, सो रहे हो क्या? यहाँ तुम्हारी सेना भूखे मरने वाली है और तुम्हें खबर तक नहीं। क्या बकवास कर रही है चंदा? राजा के गोदाम भरे हुए हैं, हमें क्या फिक्र? मूर्ख, गोदाम कब तक चलेंगे? बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। अगर तू मेरा साथ दे तो हम इस सूखे का फायदा उठा सकते हैं। हम उस बेला बकरी को बलि का बकरा बनाएंगे और राजा का सारा अनाज खुद हड़प लेंगे। उस सीधी बकरी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा कुछ नहीं है, बस उसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं। और वैसे भी किसी न किसी पर तो दोष डालना ही होगा ना। राजा को बलि चाहिए और बेला से आसान शिकार कोई नहीं। पानी, कोई मुझे पानी दो। सेनापति, क्या हमारे पास अभी भी पानी का भंडार है? महाराज, तालाब सूख चुके हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है वो बस 2 दिन चलेगा। प्रजा में हाहाकार मचा है। तभी चंदा लोमड़ी दरबार में दौड़ती हुई आती है। महाराज, अनर्थ हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। पाप हो रहा है महाराज। कैसा पाप? साफ साफ कह चंदा, ये घुमा फिरा के बात मुझसे ना किया करो। जल्दी बताओ क्या बात है? महाराज, वो बेला बकरी जिसे आप बहुत भोला समझते हैं, वो रोज रात को काली पहाड़ी पर जाकर जादू टोना कर रही है। वो भूतों से बात करती है। वो कह रही थी कि जब तक मैं जादू करूंगी सुंदरवन की एक एक बूंद सूख जाएगी। क्या? एक मामूली बकरी की इतनी हिम्मत? कालू, क्या ये सच है? महाराज, मुझे भी शक था। कल रात मैंने भी उसे पहाड़ी की ओर जाते देखा था। वो बहुत डरावनी आवाजें निकाल रही थी। सैनिकों, अभी जाओ और उस जादूगरनी को घसीटते हुए लाओ। आज उसकी गर्दन मेरे कदमों में होगी। पकड़ लो इसे। इस डायन ने हमारे जंगल का सुख चैन छीन लिया है। ये क्या कह रहे हैं सेनापति जी? मैंने क्या किया है? खबरदार, मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। महाराज ने उसे किस जुर्म में बुलाया है? हट पीछे, तेरी पत्नी जादूगरनी है। इसने पूरे जंगल को सुखा दिया है। महाराज इसका हिसाब करेंगे। महा, मुझे डर लग रहा है। ये गंदे लोग आपको कहाँ ले जा रहे हैं? मुन्नी, डरो मत बेटा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। भगवान सब देख रहा है। सैनिक बेला को पकड़कर ले जाने लगते हैं। पूरे जंगल के जानवर जमा हो जाते हैं। कोई मजाक उड़ाता है तो कोई तरस खाता है। देखो, जो जितना सीधा दिखता है उतना ही खतरनाक होता है। अच्छी भली दिखती थी पर निकली चुड़ैल। बेचारी बेला, मुझे यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कर सकती है। सिंहासनों पर शेर खान बैठा है। चंदा लोमड़ी और कालू भेड़िया उसके दाएं बाएं खड़े हैं। बेला सैर खान के सामने खड़ी है। बेला, इस जंगल के इतिहास में आज तक किसी ने इतना बड़ा अपराध नहीं किया जितना तूने किया है। तूने अपनी जादुई शक्तियों से प्रकृति का नियम तोड़ा है। बोल, क्या कहना है तुझे? महाराज, न्याय कीजिए। मैं तो एक साधारण बकरी हूँ। दिन भर घास चरती हूँ
और शाम को अपनी बच्ची को दूध पिलाती हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ कहाँ से आएंगी? चंदा बहन और कालू जी झूठ बोल रहे हैं। चुप कर महाराज, देखिए इसकी चालाकी। पकड़े जाने पर भी अपनी मीठी बातों से आपको बहलाने की कोशिश कर रही है। महाराज, कल रात मैंने खुद इसे देखा था। ये काली पहाड़ी की गुफा में खून से निशान बना रही थी और कोई प्राचीन मंत्र पढ़ रही थी। हाँ महाराज, मैंने भी अपनी आंखों से देखा। जब मैंने इसे टोकने की कोशिश की तो इसने मुझ पर काली धूल फेंक दी, जिससे मेरी आंखों में जलन होने लगी। ये बहुत खतरनाक है महाराज। कालू जी, आप तो रक्षक हैं, फिर भक्षक क्यों बन रहे हैं? आप जानते हैं कि कल रात मैं अपनी मुन्नी के साथ घर पर थी। आप सब झूठ क्यों बोल रहे हो महाराज? आप किसी भी पड़ोसी से पूछ लीजिए। महाराज, इसके पड़ोसी तो इसके डर से कुछ बोलेंगे ही नहीं। सबको डर है कि ये उन पर जादू कर देगी। देखिए सब कैसे चुपचाप खड़े हैं। दरबार में खड़े बाकी जानवर सिर झुका लेते हैं। कोई भी सच बोलने का साहस नहीं जुटा पाता। बस बहुत हो गया। बेला, तेरी बातों से अब मुझे चिढ़ हो रही है। इस जंगल का राजा होने के नाते मैं ये फैसला सुनाता हूँ कि तू इस सुंदर वन की पवित्र मिट्टी पर रहने के लायक नहीं है। महाराज, मुझे मार दीजिए, पर मेरी मुन्नी से दूर मत कीजिए। वो अभी बहुत छोटी है, मेरे बिना वो कैसे जिएगी? सैनिकों, इसे अभी के अभी ले जाओ और मृत्यु के मरुस्थल में छोड़ आओ। और सुनो, भोला और उसकी बच्ची को इस जंगल के बंदी गृह में डाल दो। अगर बेला वापस आई तो उसका पूरा खानदान खत्म कर दिया जाएगा। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मुन्नी, भोला, मुझे बचा लो। सैनिक बेला को तपता हुआ मरुस्थल में छोड़ देते हैं। वहां चारों ओर केवल रेत है और आग उगलती धूप। बेला अकेली, प्यासी और घायल अवस्था में रेत पर चल रही है। पानी, कोई एक बूंद पानी दे दो। क्या मेरा अंत यही लिखा है? मेरी मुन्नी भूखी होगी, वो रो रही होगी। भोला न जाने किस हाल में होगा। तभी आकाश में एक रोशनी मंडराने लगता है। वो नीचे उतरता है। वो कोई और नहीं, जटायु ऋषि है। ठहरो पुत्री, मौत को इतनी जल्दी गले मत लगाओ। अभी तो तुझे बहुत बड़े कार्य करने हैं। आप कौन हैं? क्या आप मुझे खाने आए हैं? खा लीजिए, वैसे भी अब मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं बचा। मैं खाने वाला नहीं, रास्ता दिखाने वाला हूँ। मैं जटायु हूँ। मुझे पता है कि तेरे साथ क्या हुआ है। चंदा और कालू ने मिलकर तुझे फंसाया है। आपको सब पता है, तो फिर आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? महाराज ने मेरी बात नहीं सुनी। पुत्री, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद लड़ना जानता है। तू रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, इसलिए उन्होंने तुझे दबा दिया। जिस दिन तू अपनी आंखों में आंसू की जगह आग लेकर खड़ी होगी, उस दिन शेर खान भी तुझसे डरेगा। पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो केवल एक बकरी हूँ। यही तेरी भूल है। तू वन पुत्री है। चल मेरे साथ। उस गुफा के अंदर एक प्राचीन रहस्य तेरा इंतजार कर रहा है। जटायु ऋषि की गुफा। बीच में एक हवन कुंड जल रहा था। बेला, इस हवन कुंड के जल से अपने चेहरे को धो। ये साधारण जल नहीं है, ये हिमालय की उन बूंदों से बना है जो केवल सत्य बोलने वालों के लिए प्रकट होती हैं। जैसे ही बेला अपना चेहरा धोती है, उसकी थकान गायब हो जाती है और उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। बाबा, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। मेरे शरीर में एक ऐसी शक्ति का संचार हो रहा है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। ये तेरी आंतरिक शक्ति है। अब तुम साधारण बकरी नहीं है, अब तुम एक शक्तिशाली बकरी बन गई हो। लेकिन बाबा, क्या मैं शेर खान को हरा पाऊंगी? वो बहुत शक्तिशाली है। हाँ, उसके जैसे 100 शेर खान को हरा सकती है। शेर खान केवल शरीर से शक्तिशाली है, पर उसका मन पाप से भरा है। तू धर्म की रक्षा के लिए लड़ रही है। जा बेला, अपने पति और बच्ची को छुड़ा। याद रखना, तू अब बेचारी नहीं, तू अब रणचंडी है। धन्यवाद बाबा, आज बेला मर गई है। अब जो वापस जाएगी वो इन गद्दारों का काल बनकर जाएगी। इधर सुंदर वन का जंगल सूखा और गहराता जा रहा है।
जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। शेर खान अपने दरबार में बैठा है, परेशान। चंदा लोमड़ी और कालू भेड़िया अब भी उसके आसपास चाटुकारिता कर रहे हैं। कालू, पानी खत्म हो रहा है, प्रजा में विद्रोह फैल रहा है। क्या तेरी सेना पानी का कोई नया स्रोत नहीं ढूंढ सकती? महाराज, हमने हर जगह देख लिया, कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि वो मनहूस बेला ही सही थी। उसके जाने से भी हालात नहीं सुधरे। नहीं महाराज, ऐसा मत सोचिए। वो मनहूस तो गई, अब ईश्वर हमें और कष्ट दे रहे हैं क्योंकि हमने उसे सही समय पर नहीं निकाला था। हमें तो अब और बड़ी बलि देनी पड़ेगी। तभी दूर जंगल में एक तेज हवा का झोंका आता है और उसके साथ एक जोरदार गूंजने वाली आवाज सुनाई देती है। शेर खान, तेरी प्रजा का दुख अब और नहीं सहेगी। तेरे अहंकार और पाप का घड़ा भर चुका है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। शेर खान, चंदा और कालू एक दूसरे को घूरते हैं। तभी बेला एक तूफान की तरह दरबार में प्रवेश करती है। उसके माथे पर एक दिव्य चमक है, उसकी आंखें दहक रही हैं। ये तो बेला है। ये जिंदा कैसे है? ये तो कोई भूत है। महाराज, ये भूत है, इसे जादू पता है। बेला, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करके वापस आई। आज तेरा अंतिम दिन है। सैनिकों, इसे पकड़ो। शेला के सिपाही बेला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बेला मुस्कुराती है, एक तेज नीली रोशनी निकलती है और सैनिकों को पीछे धकेल देती है। बेला बिजली की तेजी से चंदा लोमड़ी और कालू भेड़िए की ओर झपटती है। बेला की चमक इतनी तेज है कि वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बेला एक ही झटके में चंदा को पकड़कर शेर खान के सामने फेंक देती है। चंदा, अब तेरी चालाकी नहीं चलेगी। मैंने सब देखा है। तूने ही इस जंगल का पानी चुराया है। कालू, तूने मेरे पति भोला को बंदी बनाया है। कहाँ है मेरा परिवार? वो बंदी गृह में है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। ये सब चंदा ने कहा था। झूठ! तुम दोनों बराबर के अपराधी हो। आज तुम्हारे पापों का हिसाब होगा। चंदा, क्या ये सच है? नहीं महाराज, ये बेला झूठ बोल रही है। ये बदला ले रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे साथ गुफा तक चलिए महाराज। सच अपनी आँखों से देखिए, और अगर मैं सही निकली तो इन दोनों को इनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। काली पहाड़ी की गुप्त गुफा। बेला, शेर खान, कालू भेड़िया और बाकी बचे सैनिक गुफा में खड़े हैं। ये तो असंभव है। इतना पानी, इतना अनाज, ये सब मेरे ही जंगल में था और मेरी प्रजा प्यासी मर रही थी। महाराज, ये मेरा नहीं है। ये तो किसी और का होगा। झूठ मत बोलो चंदा। ये पानी और अनाज पिछले 1 साल से तुमने इकट्ठा किया है। तुम्हारे मन की कालिख ने पूरे जंगल को सुखा दिया था। कालू, तुम भी इसमें शामिल थे। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। चंदा ने मुझे लालच दिया था। उसने कहा था कि हम इस जंगल के नए राजा और रानी बनेंगे। गद्दार, तुमने मेरी प्रजा को धोखा दिया। तुमने मेरे विश्वास का खून किया। बेला, मैं शर्मिंदा हूं कि मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। उसी पल जैसे ही शेर खान अपनी गलती स्वीकार करता है, आसमान में काले बादल घिर आते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। पूरे जंगल में सूखे की जगह हरियाली और खुशहाली का संगीत गूंजने लगता है। देखिए महाराज, प्रकृति भी उसी का साथ देती है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। मनहूस कोई व्यक्ति नहीं होता, मनहूसियत तो बुरे कर्मों में होती है। चंदा लोमड़ी और कालू भेड़िए को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और बेला, तुम्हें सुंदरवन का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया जाता है। मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ। शेर खान खुद जाकर बेला को उसके परिवार भोला और मुन्नी से मिलवाता है, जिन्हें बंदी गृह से आजाद कर दिया गया है। माँ, आप वापस आ गईं। मुझे पता था कि आप निर्दोष हो। अब सुंदरवन में कोई अन्याय नहीं होगा। अब केवल खुशहाली और न्याय का राज होगा। एक छोटी सी बात दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लग रही है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हर कहानी और भी खास होने वाली है। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है।